हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती में। ठीक, आपको जैसा कि पता है हमारी ईवीएस की क्लासेस चल रही थी और ईवीएस की क्लास में जो चल रहा था वो हमारी यूनिट 2 थी। ठीक, यूनिट 2 को आज हम आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने हमारे एमसीक्यूज क्लासेस देखी होंगी। मैं कहना फिर से जा रही हूँ, एमसीक्यू क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ही छानबीन के बाद बनाए जा रहे हैं, इजी से लेकर टफेस्ट तक। अभी मैराथन क्लास भी आपकी 1-2 दिन में हो जाएगी, जिसमें मैं 150 प्लस एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। चलिए, यूनिट 2 आपको पता है जैसा कि यूनिट 2 मानव शरीर के बारे में है। मानव शरीर से संबंधित यानी ऑफलाइन क्लास भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में भी बैठे हुए हैं। मानव शरीर हम पढ़ चुके थे, मानव शरीर के बारे में हम जान चुके थे, लेकिन हम आज एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट 2 जो है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यूनिट 2 में हमें पढ़ना क्या क्या है। हालांकि मैं ये चीज बता चुकी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सभी ध्यान से सुने, ठीक है। मानव शरीर के बारे में हमें जानना है। भोजन और पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमको पढ़ना है। स्वच्छ सुपर सेंस आंतरिक प्रणालियों की का बुनियादी ज्ञान जैसे पाचन, परिसंचरण तंत्र, श्वसन, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर रोगे बाद में माथा हाथ देके, अरे यार क्या कर दिया हमने। तो बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अभी समय है, अभी पढ़ लो। अगर आज से भी आप नियम बनाते हैं कि हमको पढ़ना है, हमें नवोदय निकालना है, तो सफिशिएंट टाइम है, यू कैन डू इट, कर सकते हैं आप लोग, मुझे मालूम है। अब देखो, हम ये पढ़ चुके थे, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार मोटा मोटा डिस्क्राइब कर देती हूँ। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो क्या होती है? त्वचा होती है, ठीक है। मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, पता है आपको, बता दिया था मैंने। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है, और सबसे बड़ी जो अंग होता है वो त्वचा होता है, स्किन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में मांसपेशियों क्या करती है? जो हमारे शरीर में मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। शरीर की मांसपेशियां शरीर को हिलाने डुलाने, वही गति प्रदान करने में काम आती है। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पाचन तंत्र हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है ना। कार्य पाचन तंत्र कहलाता है। क्या करने का? भोजन को जो पचाने का काम है, वही सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। दांत भोजन को चबाते हैं। लार भोजन को पचाने में सहायता करती है। अमाशय पेट में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करती है। बड़ी आंत मुख्य रूप से पानी का अवशोषण कर लेती है। देखो, पाचन तंत्र क्या एक्चुअली, अभी हम इसके बारे में डीपली और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा जान लें कि हमारे मुंह से पाचन तंत्र चालू होता है और एनएस पर जाकर पाचन तंत्र खत्म होता है। ये पूरी भूमिका में बहुत सारी ग्रंथियां, लार, बहुत सारे एसिड, ये सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे एसिड्स, सारे पाचन तंत्र के जो अंग है वो हमको पढ़ना है, ठीक। लेकिन अभी आप मोटा मोटा जान लो, सब होंगे, टेंशन मत लो। पाचन तंत्र के बाद श्वसन, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इट मीन्स ब्रीथिंग, ये श्वसन तंत्र ही है। इसके लिए जो मुख्य अंग होता है वो फेफड़े होता है ना। मैंने आपको बताया भी था कि जब कोरोना का बहुत टिपिकल समय आया था तो वो फेफड़ों पर ही असर कर रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो जब फेफड़े खराब हो जाते हैं पूर्णतः, तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। हम सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते समय मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो गैस रिलीज करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो ब्रीथ इन करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है।
और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कौन सी रिलीज करते हैं, कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मतलब कि पेड़ पौधे हमारे लिए और हम पेड़ पौधे दोनों के लिए जरूरी है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा, और हम नहीं होंगे तो पेड़ पौधों का काम नहीं होगा। श्वसन तंत्र, सांस लेने के लिए मुख्य अंग फेफड़े हैं। हम सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। समय मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यह भी हमने पढ़ा वही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र वो होता है जब हम हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, भले ही वो पसीने के तौर पर निकाले, ये सब उत्सर्जन तंत्र है। और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सब मैं डीपली पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें इसके बारे में बता रही हूँ। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम, शरीर का नियंत्रण केंद्र है। क्या होता है? हमारा मस्तिष्क। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। नसें मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश पहुंचाती है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञान इंद्रियां है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमने पढ़ा था, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी में कितनी ज्ञान इंद्रियां है, 5, 4, 3, 2, तो तुमको पता होना चाहिए। या अगर वो बोल दे कि निम्न में से कौन सी ज्ञान इंद्रिया नहीं है, मान लीजिए आंख, नाक, कान, त्वचा, है ना? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ठीक है, ये क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, आईज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, ये सब हमारी क्या है? ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। तो अगर उसमें बोलते हैं निम्न में से कौन सी ज्ञान इंद्रिया नहीं है, तो पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों सेंस ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हड्डियां और मांसपेशियां। शरीर का ढांचा कंकाल कहलाता है। कंकाल शरीर को आकार और सहारा देता है। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। पसली हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है। हड्डियों को जोड़ने वाले स्थान को संधि, ज्वाइंट कहते हैं। ये पढ़ा चुके हो इसलिए इतना जल्दी चल रहा है, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। 1 मिनट में मैं आपको एक बार और रिवाइज पढ़ के बता देती हूँ। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, शरीर में हड्डियों की संख्या 206, रक्त का संचार करने वाला अंग हृदय, रक्त को छानने वाले अंग गुर्दे, सांस लेने के लिए मुख्य अंग फेफड़े। तो सांस लेने के लिए मुख्य अंग दे दिया ऑप्शन में नाक, तो तुम नाक पे टिक कर आओ। फेफड़े बहुत जरूरी है। शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क। बेटा ये जो मस्तिष्क होता है ना, यही सेकंड से भी कम समय में पूरे बॉडी में ये कर देता है पूरा संचारण कि भैया आपको ये करना है। जैसे मैंने इस हाथ को उठाया, तो इस हाथ को उठाने का आदेश ये मस्तिष्क ने ही दिया। तो मस्तिष्क पूरे शरीर का क्या करता है? नियंत्रण केंद्र होता है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का जो अधिकतर भाग है वो हमारी छोटी आंत में ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। हृदय और फेफड़ों की रक्षा पसलियां करती है। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मुख्य भूमिका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, लाल रक्त कोशिका, रोगों से लड़ने में सहायता, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स, और वही आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आज जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आएगा, कोई भी इसमें दुविधा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। 101% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर से बोल रही हूँ, सुनो तो आपकी इच्छा, नहीं सुनो तो आपकी इच्छा, मेरा कुछ भी घाटा नहीं है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस आएंगे। मुख्यतः जो पोषक तत्व है, जो मेन न्यूट्रिशन है, वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हम आज पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कहाँ से हमको मिलता है, कोई बता सकता है? बोर्ड पर देखकर नहीं बताना है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। इन्हें शरीर का ईंधन भी कहा जाता है।
क्वेश्चन अगर आता है कि शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है, शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? बॉडी फ्यूल। तो शरीर का ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जैसे रोटी, चावल, आलू, मक्का, शक्कर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगती है, आपने फास्ट है, तो आप बोलते हैं मम्मा भूख लगी, तो मम्मा कहती है कुछ भी नहीं यार बेटा, चाय पी ले। तो चाय क्यों पी ले? क्योंकि चाय में शक्कर होती है। शक्कर हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। बोलते हैं ना थक गए चाय पिला दो, क्यों? क्योंकि वो शरीर को ईंधन, शरीर में फ्यूल डालने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। As it is converted into English language, okay? वसा, पेट। पेट हमारे शरीर के लिए काफी हद तक अच्छा भी है और बुरा भी है। ज्यादा फेट हम धारण कर लेते हैं तो मोटापे का शिकार होते हैं, मेरे जैसे, है ना। मैंने बहुत फेट खा रखा है, तो इसलिए क्या हो गया है, ये बच्चे हंस रहे हैं यहाँ पर। ये बात सही है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा के भंडार की तरह काम करता है। ये शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा युक्त भोजन बहुत ज्यादा कर लेने से हमारे शरीर में क्या होता है? मोटापा जैसी बीमारियों का जन्म होता है। मोटापा कोई अच्छी चीज नहीं है। मोटापा एक प्रकार की बीमारी है और ये अन्य बीमारियों को बुलावा देती है। इनविटेशन के आ जाओ, मधुमेह, शुगर आ जाओ, बीपी आ जाओ, सबको इनविटेशन देती है। शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना, शरीर को गर्म रखना। स्रोत क्या है? मोटापा चाहिए तो घी, तेल, मक्खन, मेवे खाओ, तबीयत से ऑटोमेटिक वसा मिल जाएगी और आप मोटे हो जाओगे। यही पूरा इंग्लिश में लिख रखा है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो पढ़ सकते हैं, है ना, स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डर किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। और फ्यूल कौन देता है हमारी बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही पूछेंगे बेटा। ये मांसपेशियों, बालों और नाखूनों के विकास के साथ साथ शरीर की मरम्मत के लिए भी जरूरी है। कार्य क्या करता है? शरीर में वृद्धि करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करता है। कहाँ से मिलता है? दाल, दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन। ठीक, बीमार पड़ते डॉक्टर दाल खाने के लिए बोलते हैं, बॉइल्ड दाल खाओ, क्यों? क्योंकि प्रोटीन होता है। अंडा खाने के लिए बोलते हैं, है ना। कितने बच्चे खाते हैं? चलो यहाँ तो कोई नहीं खाता, आप कौन कौन खाते हो कमेंट में बताना मुझको। चलिए फिर प्रोटीन से, ये प्रोटीन वही जो हमने पढ़ा। सोयाबीन है ना, प्रोटीन का बहुत अच्छा उदाहरण है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, खाना चाहिए। ठीक है, जो आपको काटते हैं ना, इनको खाना चाहिए। ऐसे ही अब हो गया विटामिन। विटामिन और प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक दफा ये हो सकता है लिटिल चांस कि क्वेश्चन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ना आए, एक दफा हो सकता है। लेकिन विटामिन से 101% क्वेश्चन आपको देखने को नवोदय के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी इसको टाल नहीं सकता, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है। ऐसे ही जरूरी कार्बनिक यौगिक है जिनकी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। कुल 13 आवश्यक विटामिन होते हैं, बहुत मात्रा में जरूरत होती है, ऐसा करना है। जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में देखो, क्या विटामिन होते हैं? एक होता है ए, बी, सी, डी और के। लेकिन इसमें बी और सी जो होते हैं, ये इसमें अंडरलाइन करना कि घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। ये जल में घुलनशील है ना, ये घुलनशील है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इनका कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना और स्वस्थ रखना। ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां। अब ये जो विटामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अभी है ना कल आपको इससे होने वाली बीमारियां भी बता दूंगी कि अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है। ठीक है, आज मेंशन इसमें नहीं हो पाया, लेकिन मैं कल बिल्कुल आपको बता दूंगी। विटामिन ए, ये क्या होता है? आंखों और त्वचा के लिए अच्छा स्रोत है।
क्वेश्चन ऐसा आता है कि विटामिन ए हमको किससे मिलता है? तो गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कोई बता पाएगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर लो, नहीं तो मैं कल स्लाइड में बता दूंगी। रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रैकेट्स होता है। ये सब जो है मैं आपको बता दूंगी। आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है। आप चाहते हैं आपकी आंखें अच्छी रहे, आपकी त्वचा में इसकी महसूस होती है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, गाजर खाओ, लेकिन नहीं खाओगे तुम तो खाओगे मैगी, तुम तो खाओगे बर्गर, तुम तो खाओगे पास्ता, तो कहां से चमक आएगी? आएगी ही नहीं। हाँ, विटामिन बी, इसमें देखो बहुत सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 तक है। ऊर्जा देने और खून बनाने में मदद। अनाज खाओ, दालें खाओ, हरी सब्जियां खाओ। विटामिन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, त्वचा के लिए अच्छा। जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसमें विटामिन सी होता है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। नींबू, संतरा, खट्टे फल। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। अगर आप धूप में खड़े हो, बोलते हैं ना धूप में क्यों खड़ा है भाई, तो कोई ज्यादा ही ज्ञाता होता है, वो बोलता है कि मैं विटामिन डी का सेवन कर रहा हूँ, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, उसके बाद धूप में नहीं खड़ा रहना है तो अंडे खाओ, मछली मत खाओ, है ना, बैठ जाओ। कौन कौन खाता है? ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है? डी। डी अगर ना हो हमारे शरीर में तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है, हाथ पांव ऐसे पूरा हड्डियां सब खराब हो जाती है, धनुष के आकार की हो जाती है। ये जो होता है कोशिकाओं की रक्षा, वो सुंदरता के लिए जरूरी है। बादाम खाएंगे, बीज खाएंगे, तेल खाएंगे, इसमें हमें मिलेगा। उसके बाद आती है खनिज लवण की बारी। वे आवश्यक अकार्बनिक पोषक तत्व जो शरीर के समुचित विकास, कार्य प्रणाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। इसके मुख्य प्रकार में कैल्शियम, आयरन और आयोडीन शामिल है। ये हमें ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रण करते हैं। खनिज लवण किसी तरह के हमको ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हाँ, ये हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत अच्छी सब्जी बन गई और उसमें मम्मी नमक डालना भूल गई, भले आपने उसमें कितना भी महंगा महंगा मटेरियल डाला हो, लेकिन नमक के बिना मजा आएगा क्या? तो बस ये वैसा ही काम हमारी बॉडी में करता है। ठीक है, कल मैं आप लोगों को विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विटामिन हमको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो कल का जो लेक्चर होगा वो विटामिन से संबंधित ही होगा। ठीक, इसी के साथ साथ मैं मैराथन सीरीज 150 प्लस क्वेश्चन की अभी कराऊंगी, फिर थोड़े दिन बाद आपको एक और मैराथन कराऊंगी। जब तक एग्जाम नहीं होगी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और निवेदन यह है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे।